जय हिंद। आज जो है मैं आपको दिल्ली सल्तनत के विषय में बताऊंगी। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने कहा कि उनके पास बुक्स नहीं हैं और वो उनको लेना भी मुश्किल है उनके लिए। तो मैम आप बुक्स के जो कंटेंट्स हैं वो हम लोग को प्रोवाइड करिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये अब बुक्स नहीं है, अब स्टूडेंट्स नहीं ले सकते हैं या उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं बुक्स के ही मैटर को आपको ऐसे आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, जो आप जिसको सुन करके अपने आंसर लिख सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं उससे। तो मैं आज आपको दिल्ली सल्तनत जो मध्यकालीन भारत है, मैं वहाँ से आपको शुरू करती हूँ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? सबसे पहले दिल्ली सल्तनत 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड है। 1526 ईस्वी में जब बाबर और इब्राहिम लोदी का प्रथम पानीपत युद्ध होता है, तो उसमें बाबर जीत जाता है और वो फिर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड क्या है? 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत में तुर्कों के सैनिक अभियानों का प्रत्यक्ष परिणाम था, जो लगभग 2 शताब्दियों मतलब 11वीं से 13वीं शताब्दी तक 2 शताब्दियों के मध्य 2 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण गजनवी द्वारा 1000 से 1027 ईस्वी तक रहा तथा दूसरा चरण मोहम्मद गोरी का 1174 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक रहा। अब 1206 ईस्वी से दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कौन कौन से वंश आते हैं? सबसे पहले इसके अंतर्गत आप पहले इतना क्लियर कर लीजिए कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने शासन किया। 5। सबसे पहले मामलूक वंश, जिसे गुलाम वंश भी कहा जाता है, इसका टाइम पीरियड था 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक। दूसरा वंश खिलजी वंश था, इसका काल 1290 से 1320 ईस्वी तक। तीसरा तुगलक वंश, इसका काल 1320 से 1414 ईस्वी तक। चौथा सैयद वंश 1414 से 1450 ईस्वी तक। और पांचवा लोदी वंश 1450 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। इतना क्लियर हो गया? इन वंशजों के शासन काल का अवरोही क्रम इस प्रकार है, जैसे तुगलक वंश 94 वर्ष तक शासन किया, ममलूक वंश 84 वर्ष तक शासन किया, लोदी वंश 76 वर्ष तक शासन किया, सैयद वंश 36 वर्ष तक शासन किया, खिलजी वंश 30 वर्ष तक शासन किया। अर्थात तुगलक वंश का शासनकाल सबसे अधिक था तथा खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम था। अब सबसे पहले हम लोग ममलूक वंश अर्थात गुलाम वंश भी जिसे कहा जाता है, जिसके सारे सुल्तान जो थे वो गुलाम वंश से संबंधित थे, तो इसको ममलूक वंश या गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ममलूक वंश का काल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक था। अब इसका नामकरण कैसे पड़ा? नामकरण दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश के नामकरण को लेकर इतिहासकारों में बहुत मतभेद है। विभिन्न इतिहासकारों ने इसे अलग अलग नाम दिया है, जैसे दास वंश, मामलूक वंश, इल्बारी वंश और प्रारंभिक तुर्क भी नाम दिया है। वास्तव में इन वर्षों में दिल्ली पर शासन करने वाले सुल्तान
3 अलग अलग वंशों के थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमशी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। प्रारंभ में इसे दास वंश का नाम दिया गया, दास वंश या गुलाम वंश का नाम दिया गया, क्योंकि इस वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, वो एक गुलाम था। इल्तुतमिश और बलबन भी गुलाम थे, किंतु इस शब्द को मान्यता नहीं मिली। प्रश्न आता है ना कि आप गुलाम वंश पर टिप्पणी लिखिए या गुलाम वंश का नामकरण कहाँ तक औचित्य है, उसका नामकरण, इस पर आपके क्या विचार हैं। तो इस पर आपको ये आंसर लिखने में आपको मदद मिलेगी। तो इल्तुतमिश और बलबन भी दास थे, किंतु इस शब्द को मान्यता नहीं मिली, क्योंकि इस वंश के 11 शासकों में केवल 3 ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन, यही बस दास थे तथा सत्ता ग्रहण करने से पूर्व दासता से मुक्त कर दिए थे। कुछ इतिहासकारों ने इसे इल्बारी वंश का नाम दिया है, परंतु यह शब्द भी उचित नहीं माना गया है, क्योंकि सभी शासक इल्बारी जाति से संबंधित नहीं थे, अलग अलग जाति के थे। इल्बारी तुर्क जो ऐबक था, वो उसके लिए कहा गया है कि वह एक इल्बारी तुर्क नहीं था। बलबन अपने आप को इल्बारी तुर्क कहता था, बलबन अपने आप को कहता था कि वो इल्बारी तुर्क है। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्बारी तुर्क नहीं था। तो इस तरह से जाति अलग अलग हो गई। किंतु उसके दरबारी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज के तथ्य से यह सिद्ध नहीं होता है। मिन्हाजुद्दीन सिराज बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार रहा है और उसने लिखा कि प्रथम इल्बारी शासक इल्तुतमिश था। अजीज अहमद ने इन शासकों के लिए दिल्ली के आरंभिक तुर्क शासकों का नाम दिया, क्योंकि उनके अनुसार इन शासकों के लिए वंश शब्द का प्रयोग अनुचित था। कुछ इतिहासकारों ने इन्हें संक्षेप में आदि तुर्क भी कहा है। अंततः हबीबुल्लाह द्वारा प्रस्तावित नाम मामलूक शासक ही सर्वाधिक मान्य हुए हैं। हबीबुल्लाह जो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, उन्होंने इल्बारी तुर्क जाति के नाम पर इल्बारी जाति के जगह पे मामलूक वंश का नाम दिया है और यही सर्वमान्य स्वीकार भी रहे हैं। हबीबुल्लाह ने मध्यकालीन मिस्र के इतिहास से उदाहरण लेकर यह नाम प्रस्तावित किया था, जहां दास सेना नायकों द्वारा स्थापित वंश को मामलूक नाम दिया गया था। मामलूक अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गुलामी के बंधन से मुक्त माता पिताओं से उत्पन्न वंशों की संतान। ठीक है। इस प्रकार 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक के भारत पर शासन करने वाले शासकों को मामलूक नाम से संबोधित किया जाता है। मामलूक वंश के कुल 11 शासकों ने 84 वर्ष 84 ईयर्स तक शासन किए, जो कि इस प्रकार है। अब इनका काल कैसे है, कितने कितने वर्ष तक शासन किए। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह 1210 ईस्वी से 1211 ईस्वी तक। इल्तुतमिश आराम शाह के बाद, आराम शाह अयोग्य शासक था, वो 1 वर्ष के अंदर ही उसको अयोग्य साबित कर दिया गया। और उसके बाद इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। चौथा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इसका काल 1236 ईस्वी से
1236 ईस्वी ही इसका रहा, क्योंकि कुछ महीनों का शासनकाल था। उसके बाद सुल्ताना रजिया, जिसे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, सुल्ताना रजिया 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक शासन किया, बहुत सफलतापूर्वक शासन किया। और प्रथम सुल्ताना, प्रथम महिला शासिका थी जिसने दिल्ली पर अपना राज्य स्थापित किया और शासन कुशलतापूर्वक शासन किया। और रजिया सुल्ताना प्रथम थी जिसको कि दिल्ली की जनता ने सर्वप्रथम लोकतांत्रिक ढंग से उसका चुनाव किया, कि दिल्ली की जनता ने उसको स्वेच्छा से सिंहासन पर बैठाया। महिला का सुल्ताना होना बहुत मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। उसके बाद सुल्ताना रजिया के बाद मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, जो 1240 से 1242 ईस्वी तक। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 ईस्वी से 1246 ईस्वी। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 1246 से 1285 ईस्वी तक, 1246 से 1265 ईस्वी तक। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन, बहुत इसके बारे में तो बहुत कुछ पढ़ाया आपको और आप जानते भी हैं। गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1287 ईस्वी तक। उसके बाद मुइज़ुद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290 ईस्वी। और इसके बाद कयूमर्स 1290 ईस्वी, कुछ महीनों का शासनकाल था। तो इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर के कयूमर्स तक 11 शासक हो गए। उसमें से बहुत ज़्यादा सारे ही नहीं प्रसिद्ध रहे और सभी 11 शासक योग्य नहीं थे। बस उसमें 3 या 4, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन और सुल्ताना रजिया, बस यही 4 जो है मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। अब देखिए, प्रश्न आता है कि दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इस पर जो है आप इसको आंसर के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। वह भारत में मामलूक अथवा दास वंश का संस्थापक था, किंतु दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शाही संरचना के प्रमुख अंगों एकता प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसी कारण डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा है। हबीबुल्लाह के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं और उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। यहाँ हबीबुल्लाह का कथन पूरा होता है। के.ए. निजामी के अनुसार ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था। इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। यहाँ पर के निजामी का कथन पूरा होता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का प्रथम तुर्की सुल्तान कहा जा सकता है। अपनी रचनात्मक योग्यता के आधार पर उसने 25 वर्षों की निरंतर राजनयिक और सैनिक गतिविधियों के बाद दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा निर्धारित की।
राज्यारोहण के समय उसे अस्त्र शस्त्र, राजनीतिक वातावरण व अनिश्चित परिस्थितियों के संकट से गुजरना पड़ा। कोई परंपराएं उसके पथ प्रदर्शन के लिए नहीं थी। उसने अपना मार्ग स्वयं चुना। वह एक साहसी सैनिक एवं योग्य सेनापति था। अपनी योग्यता व क्षमता के आधार पर ही दिल्ली के सुल्तान के पद पर पहुंचा। उसने भारत में नवनिर्मित तुर्की राज्य को शक्तिशाली व संगठित किया तथा अपने वंश के अधिकार को सुरक्षित किया। मिन्हाजो सिराज के अनुसार उसके सुंदरता, उसकी बुद्धिमत्ता और कुलीनता का मुकाबला नहीं था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने खुतबे में अपनी पूर्ववर्ती दिल्ली के सभी सुल्तानों का नाम सम्मिलित किया था, किंतु उसने एकमात्र सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम इस खुतबे में सम्मिलित नहीं किया था। अब यहाँ पर जो है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल प्रारंभ होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कैसा था। तो अब हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में, इसके नेक्स्ट पार्ट में इसको बताएंगे इसके बारे में। तो ये आज यहाँ तक रहने देते हैं और आपको इससे थोड़ी सी भी अगर इससे आपको सहयोग मिलता है, ज़रा भी सहयोग आप इससे लेते हैं तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगी और अच्छे से इसको कर सकूंगी। दूसरी बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो वो बार बार यही कहते हैं कि बुक्स नहीं हैं, हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो आप लोग अब जो भी टॉपिक है उसको गूगल पर सर्च करिए और उसको सुनिए, उसके मैटर को सुनिए, उसका कंटेंट सुनिए और उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जब भी टाइम मिले, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आप अपना उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको इसके आगे के भाग में कुतुबुद्दीन ऐबक बताएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।